की मैं लाली। आ जाइए प्रिंस आरसीबी के गोटे के नीचे, बड़ी प्ले होल्ड गोल्ड हो रही थी उस दिन है। आज भाई लोग लाइक सब्सक्राइब करके। राजा सिर्फ एक ही होता है, राजा कौन है कहानी में सबको पता होना चाहिए। आज लाइक सब्सक्राइब करके। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की नहीं रे चमन चिंटू। आरसीबी समाज जिंदाबाद। आरसीबी भाई लोगों फाइनल खेलने जा रही है, किसके साथ ये अभी फाइंड आउट करना जरूरी है, अभी रुकना पड़ेगा। देखो, अगर गुजरात टाइटंस को रोकना है तो यहीं रोक लो। अगर ये किसी तरीके से फाइनल में आ गए फिर आरसीबी को भी दिक्कत हो जाएगी भाई लोगों, क्योंकि वहां इनको हराना इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। आरसीबी ने ये वाली समस्या अपनी तरफ से दूर कर ली है। अब एसआरएच और आरआर जाने कि जीटी को कैसे रोकना है भाई लोगों। वेलकम, स्वागत है सभी का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। 27 मार्च का वो दिन जब आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले मैं लाइव शुरू किया था और आईपीएल पे बात कर रहा था कि कल से आईपीएल चालू हो रहा है, ऐसे करके हमने लाइव चालू किया था। क्योंकि उस दौरान में 10-15 दिन लाइव नहीं आ पाया था, घर में काम वाम चल रहा था, नए घर का। व्लॉग भी देख लेना था। और किसी को याद है कमेंट बॉक्स में ऐसा भी कर देना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आरसीबी अपना दूसरा बैक टू बैक फाइनल खेल जाए और हो सकता है वो जीत भी जाए। बिल्कुल तारीफ करेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी करेंगे ताकि नजर वजर ना लगे। फाइनल में चली गई आरसीबी, इसका क्या फायदा है? देखो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। इसका नुकसान भी हो जाता है कई बार, लेकिन इस टीम को फायदा होगा। अब वो तलवार नहीं लटकेगी अगले मैच में, हाई हार गए तो बाहर हो जाएंगे। अब आरसीबी सीधा धर्मशाला से जाएगी अहमदाबाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तमाशा देखेंगे टांग पे टांग रख के कि दूसरी तरफ से आरआर एसआरएच का क्या होगा, उसमें से जो जीतेगी फिर जीटी और उस टीम में क्या होगा, फिर कोई टीम फाइनल के लिए आएगी। तो जो दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं वो बड़ी टेंशन लेके आ रहे होंगे भाई। लेकिन इधर से एक टीम और यही और एक और चीज भाई लोगों, गुजरात टाइटंस के लिए मैं एक बात यहां शुरू में बोल दूं, क्योंकि आज तुम लोगों के लिए कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं मेरे पास। फील्डिंग के कारण मिलो इधर मिलो, मेरे से मिलो। फील्डिंग, खराब फील्डिंग के कारण एक टीम 1-2 आ सकती थी, 4 में भी नहीं आई। मैं बात कर रहा हूं पंजाब की। अरे तुमने क्या किया रे आज? रजत पाटीदार का भाई लोगों 14 रनों पे कैच छोड़ा, रजत पाटीदार का 20 रन पे कैच छोड़ा। उसके बाद ग्राउंड फील्डिंग, जहां 1 रन होना चाहिए वहां 4-4 रन जा रहे हैं। बहुत खराब फील्डिंग और इतना महंगा पड़ गया वो रजत पाटीदार का कैच। और उसके बाद आज थोड़ी प्लानिंग में भी चेंजेस दिखी। 3 ओवर सिराज डालता था, पावर प्ले में 3 ओवर डालता था रबाडा ने डाली थी, लेकिन सिराज ने नहीं डाली। सिराज 2 ओवर में 25 रन दिया। इससे पहले भी रबाडा या सिराज में से कोई ना कोई एक की कुटाई होती थी, लेकिन 3-3 ओवर दोनों डालते थे। तो यहां पे थोड़ा सा प्लानिंग में चेंजेस हो गया था आज। उसके बाद सिराज शायद अपना स्पेल भी पूरा नहीं कर पाया, तो बाद में देखेंगे। जीटी के लिए मैं कुछ इतना बोलना चाह रहा था, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेंगे। देखो सुनो, यही बेनिफिट होता है पहला और दूसरा फिनिश करने का। एक भाई ने कल भी मैसेज करके पूछा था, भैया ये प्लेऑफ का सिस्टम गलत नहीं है क्या? मैंने कहा कैसे? भाई क्या वर्ल्ड कप की तरह होना चाहिए, सीधा सेमीफाइनल और फिर फाइनल? मेरा तो ये मानना है भाई, वर्ल्ड कप में भी ये 1-2 वाला अप्लाई करवाओ अगर हो सकता है तो। भाई एक बात बताओ, भाया ना करना। एक टीम थ्रू आउट एक टूर्नामेंट में अच्छा खेलती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो आईपीएल हो, एक टीम अच्छा खेलती है, सबको हराते हुए आती है। प्लीज यहाँ पे 2023 याद मत करना, मैं याद नहीं करा रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक टीम थ्रू आउट अच्छा खेलती हुई आती है, वो 1-2 रहती है या 1 पे रहती है, भाई उसको कोई तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आज जीटी को यही बेनिफिट मिला है कि इतना खराब करने के बावजूद, इतना घटिया खेलने के बावजूद वो बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे नहीं जा रहे हैं। तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए भाई किसी भी टीम को। तो जीटी वाला टेंशन नहीं लेनी है, आओ चंडीगढ़ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस्ताद होनी यहीं पे है, खाना वाना लगवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एसआरएच को या फिर आरआर में से किसी एक को हराओ और उसके बाद फिर अहमदाबाद जाओ। यार 2016 रिपीट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। राजस्थान को हल्के में नहीं लेना, लेकिन यहाँ कुछ भी हो रहा है भाई, देखते हैं आगे क्या होता क्या नहीं। रजत पाटीदार, या फिर ये चैप्टर रजत पाटीदार का है, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ अभी अगले 2-3 मिनट, या फिर ये उन 15वें 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें ओवर की कहानी है। भाई लोगों होता क्या है, आरसीबी ये मैच जीती कहां? पहली बात तो इतना ऊपर पहाड़ों पे ले जाके भाई पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। और रजत पाटीदार को लोग कहते हैं स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। भाई स्पिन का नहीं है, वो फास्ट बॉलर को भी बड़ी क्रूरता से मारता है, बहुत गंदे तरीके से मार रहा है। 14 ओवरों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 10 बॉल में 14 रन थे रजत पाटीदार के, 13 बॉल में 21 रन थे। और तालियां बज जानी चाहिए और रजत पाटीदार का स्पैम हो जाना चाहिए और बताने की जरूरत नहीं है कि किंग कौन है इस टीम का। किंग और प्रिंस की लड़ाई में आज प्रिंस ने हक दिया है, और किंग के 43 किस वैल्यू क्यों वैल्यू रखते हैं वो आगे बताऊंगा। पर रजत पाटीदार ने भाई राजाओं वाला काम किया इस टीम के लिए। एक ऐसी टीम जो आईपीएल का फाइनल नहीं जीत रही थी अपनी कप्तानी में, एक रिप्लेसमेंट आया था, कभी एक रिप्लेसमेंट आया था और उसके बाद क्या रिप्लेस कर दिया उसने। एक फाइनल जिता दिया, दूसरा फाइनल में एंट्री ले चुका है, दूसरी ट्रॉफी सिर पे खड़ी है। आखिरी की 20 बॉल में 72 रन मारे भाई रजत पाटीदार ने, 93 रन की इतनी बेहतरीन पारी खेली है, कमाल लाजवाब कर दिया भाई। 33 बॉल में 5 चौके 9 छक्के 281 का स्ट्राइक रेट। ओवर नंबर 15। अब ये मैच पलटा कैसे है ये देखो जरा। और रजत पाटीदार की कप्तानी तो चलो अलग है, लेकिन कप्तानी भी और साथ में आज बैट्समैन भी, इंजरी भी हुई, बाहर भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन रजत पाटीदार भाई कमाल कर गया। एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं, देखो श्रेयस अय्यर की कुछ पारियां अच्छी आती हैं, सूत्रों के हवाले से मुत्तर हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे, कप्तान अगला बनेगा। 2 पारियां गिल की अच्छी आती हैं, सब लोग यही बात करते हैं, और शुभमन गिल तो कैप्टन है भी है, पर T20 में उसको वापसी करनी है। और गिल की एक सबसे बड़ी गलती आगे बताऊंगा। पर यार रजत पाटीदार के बारे में कोई बात नहीं करता यार भैया। मेरे रजत की तो कोई टीम इंडिया में वैसे भी बात नहीं कर रहा, कप्तान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है भाई, नहीं बनाना मत बनाओ, लेकिन बाकियों की तरह अप्रिशिएट भी कर दो, फिर उसमें क्या दिक्कत है। बहुत बहुत मुबारक रजत पाटीदार के फैंस, विराट कोहली के फैंस और आरसीबी के फैंस को सबसे ज्यादा मुबारक है भाई लोगों। ये आरसीबी मैच कहां जीती है तो बता सकता है?
एक तो पहली पारी में ही प्लेऑफ में इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके पहली पारी में ही रिजल्ट दे देना ये बहुत कम होता है। ठीक है, लीग में तो होता है, लीग मैचेस में तो होता है ऐसा, लेकिन प्लेऑफ में इतना बड़ा टोटल आज तक बना नहीं है। स्टैट्स वाली कहानी बाद में लेके आऊंगा। 14 ओवर तक सब कुछ ठीक चल रहा था भाई लोगों, सब कुछ ठीक। मेरे इधर एक फोटो देख रहे हैं आप, एक फोटो देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा था। ओके रिपोर्ट थी, 140 रन थे, 140 रन थे 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 15 कौन कौन मानता है ओवर नंबर 15 ने इस पूरे के पूरे मैच को पलट कर दिया। 2 विकेट जल्दी गिर गई थी, मतलब बैक टू बैक गिरी विकेट विराट की और देवदत्त पडिक्कल की। उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि 2 नए बैट्समैन क्रीज पे थे और यही वो मोमेंट था जहां जीटी चूक गया। और ये बेस्ट बॉलिंग वर्सेस बेस्ट बल्लेबाजी और बेस्ट बॉलिंग ही था सामने भी, वो बता दिया आरसीबी ने भी और आज ने बताया, बार-बार बताती है। वहां क्या हुआ? कुणाल पांड्या और रजत पाटीदार धीरे-धीरे चलते रहे। एक ऐसा स्टेज उन्होंने वहां सेट कर दिया कि आखिरी के 5-6 ओवर में तोड़ेंगे बहुत गंदे वाला, क्योंकि विकेट्स इन हैंड थी उनके पास। ओवर नंबर 15 कौन-कौन कारण मानता है कि हो सकता है आरसीबी इसी वजह से फाइनल में पहुंची हो, अदरवाइज वेट करना पड़ सकता था थोड़ा। ओवर किसका था? ओवर था भाई लोग, ये क्या नाम है, पूरा नाम भूल गया मैं, बोलो भाई का, कुलवंत भाई का। कुलवंत भाई का ओवर था। इतना प्रेशर कुलवंत पे आ गया, एक कैच वो ऑलरेडी छोड़ चुका था उससे पहले, उसके बाद ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत खराब हुई। ओवर नंबर 15 कुलवंत ने गुजरात टाइटन का भाई लोग अंत कर दिया इस मैच में। 28 रन आते हैं उस ओवर में, 28। आखिरी 6 ओवरों में 114 रन आते हैं भाई, कमाल हद ही कर दी भाई, हद ही कर दी, मतलब नेक्स्ट लेवल को पाई हुई है। 15वें ओवर में 28, 16वें में 21, 17वें ओवर में 15, 18वें में सिर्फ 10, 19वें में फिर 21, 20वें में फिर 19 रन। इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ कुटाई हुई है और कुणाल की वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नहीं तो वहाँ गड़बड़ भी हो सकता था भाई उस तरीके से। मतलब तो ये है कहानी इस मैच की। कुलवंत का ओवर बहुत महंगा पड़ गया वो, और कैचेस ड्रॉप नहीं करनी चाहिए थी। और आप देख लेना, मैं यहीं पे बता दूं, आरआर और एसआरएच के मैच में भी यहीं सुन लो, कल जो मैच है एसआरएच और आरआर, एक बार जरा वही लेता हूं बैकग्राउंड पे फिर मैं, क्योंकि मैं जिक्र कर चुका हूं, बात वही वाली निकलेगी। कौन जीता है स्पैम कर देना। और आरआर आरसीबी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है। हां, अगर गुजरात दोबारा से आ गई तो फर्क पड़ता है, एसआरएच दोबारा आ गई तो 2016 याद आएगा, और ये 2016 वाली आरसीबी नहीं है, ये याद रखना। और अगर आरआर आ गई तो रियान मेरा जान जिंदाबाद, क्या दिक्कत है। बहुत ही बढ़िया आईपीएल सेटअप हो गया ये, पिछले कुछ टाइम से इतने कमाल के मैचेस हो रहे हैं। और मैं फिर यहां बता दूं, इस मैच में वही जीतेगा जो कैच कम छोड़ेगा। देखो छोड़नी तो है ही है, परसों भी बोल के गया था कि जो कैच छोड़ेगा वो मरेगा। एक टीम प्लेऑफ में नहीं आई सिर्फ कैचेस छोड़ने की वजह से। तो भाई इस मैच में फेवरेट सबकी एसआरएच है, बहुत अच्छे से मालूम है ये बात। पैट कमिंस और रियान पराग कैप्टनसी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जोफ्रा आर्चर है, नवजात बालक है, सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल है, रियान मेरे जानू की ताकत है, सब कुछ है, रजवाड़ों का पावर है, सारी चीजें हैं। लेकिन उधर भाई एक ऐसा कैप्टन है जो कुछ भी कर सकता है, कहीं से मैच घूम सकता है। तो मेरे को लगता है कि बल्लेबाजी भी सेम ही है। हालांकि टुल्ले ज्यादा हैवी, ज्यादा मात्रा में टुल्ले इधर एसआरएच की तरफ है, पर इनके बर्बाद होने के चांसेस भी उतने ही है। तो वो वाली कहानी है, पर जो कैच कम छोड़ेगा वही इस मैच को जीतेगा। मैं तो चाहूंगा भाई राजस्थान आए। मैं वो वाला नहीं हूं कि राजस्थान ने पंजाब को बाहर दिया ठोको ताली, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो होते होंगे किसी और के मकसद, वो कोई ना कोई अपनी खुंदक, कोई ना कोई अपने अंदर ऐसी आग पैदा करके बैठा होगा कि राजस्थान की वजह से पंजाब बाहर हो गया। तो मैं एज पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस कहूं कि राजस्थान ही बाहर हो रहा है, छोड़ यार, ऐसी बात थोड़ी बकवास बात है। मैं फिर कह रहा हूं राजस्थान के वजह से हम नहीं बाहर हुए भाई, हम अपनी करतूत के कारण बाहर हुए यार। रही बात एसआरएच की, भाई वहां अभिषेक है, सिर्फ उसके लिए मैं चाहूंगा कि वो आ जाए टीम। बाकी ईशान किशन भी है उधर, तो वो बहुत हैवी बल्लेबाजी है, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे मालूम है फेवरेट एसआरएच है, बट अगर आरआर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं एक बात यहां बता रहा हूं, एसआरएच इकलौती टीम है जो 3-4 पे आके फाइनल जीतने का दम रख सकती है। तो ये है कहानी। अगर एसआरएच के अलावा आरआर गई, आरसीबी बहुत कंफर्टेबल रहेगा। हालांकि आरआर कुछ भी कर सकता है, जोफ्रा पर वही है ना, अकेला बंदा कब तक जिताएगा भाई। तो भाई देखते हैं कौन जीतेगा। आकाश चोपड़ा बन जाऊं, मे द बेस्ट टीम विन। अब आ जाते हैं भाई लोगों विराट कोहली के 43 रनों पे। पहले तो मुझे कंफर्म करो, क्या विराट कोहली ने पिछले आईपीएल के फाइनल में भी 43 रन बनाए थे? स्ट्राइक रेट थोड़ा खराब था, लेकिन 43 बनाए थे। हाँ या ना करो पहले तो, क्योंकि 43 रन ही चैंपियन ट्रॉफी में बनाए थे विराट कोहली ने 2013 में। एक लो स्कोरिंग गेम था, मैच जीतने में मदद हुए वो रन, वहां पे जडेजा की पारी थी। आज भी 43 रन ही थे विराट कोहली के। एक बंदे ने मैसेज किया वो चलन करते हुए कि भैया विराट कोहली ना पावर प्ले के बाद ये करेगा, स्लो कर देगा, फलाना कर देगा। मैंने कहा और पावर प्ले के बाद तो चाय पानी पी ली उसने दूसरी टीम के लिए, अब तो वो गुजरात के लिए खेलना चालू कर देगा। कुछ भी बोलते हैं भाई लोग आके। विराट कोहली का ना सबसे फील्डिंग करते हुए एक्साइटमेंट पता क्या होती है? बॉलर बॉल डालता है पूरी मेहनत से, पूरा दम लगा के, ठीक है, पूरा दम लगा के बॉल डालता है बॉलर, पूरी मेहनत करता है, फील्डर कैच पकड़ता है या बोल्ड हो जाता है, वटेवर जो भी है। उसके बाद विराट कोहली की सेलिब्रेशन देखने का सबसे बड़ा मजा आता है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है विराट कोहली जानबूझ के दूसरी टीम को चिढ़ा रहा है। देखो आज 2 मौके ऐसे थे जहां पे नॉर्मल सेलिब्रेशन करी जा सकती थी, और भाई तो भाई एक तो 43 रन बना के दिया, वो लोग साइड तक सेंचुरी मिस होगी। एक तो विराट कोहली 10 रन पार कर ले, सेंचुरी मिस। दूसरे लोगों की सेंचुरी मिस तब होती है जब 90 रन बनते हैं। इस भाई की 12 रन भी बनाता भैया, सेंचुरी बनाने का मौका था। कैसा है भैया, देखना 8 रन पे चौका छक्कों से मारे थे। ओ यार भाई शांत हो जाओ यार। तो आज का भी 43 भाई लोगों मैच विनिंग में कन्वर्ट हुआ। दूसरा कुछ 90 सेंचुरी से ज्यादा बड़े होते हैं, ये रजत पाटीदार ने बता दिया। और विराट कोहली की सेलिब्रेशन भाई साहब हद कर देता है आदमी। वो कैच पकड़ा उसने, राशिक ने अच्छा विकेट लिया, कैच पकड़ा। राशिक को नहीं पता था कि मेरे ऊपर ऐसे हमला होने वाला है। राशिक नॉर्मल तरीके से कैच पकड़ा, कैच पकड़ के राशिक ने यूं ही किया था, इतनी देर में विराट ने झपट्टा मार दिया। राशिक को कुछ समझ नहीं आया, उसका तो कान बहरा हो रखा चलेगा। अब वो गरम कोई सरसों का तेल तुल डालेगा जाके। विराट कोहली को आवाज उधर तक थोड़ी रखनी है जहां पे टीम खड़ी है, नहीं, उसको आवाज पहुंचानी है बाहर जहां गुजरात के मालिक बैठे हुए हैं, डगआउट तक भी नहीं पहुंचानी होती है। तो उसने यूं करके यूं ही किया, इतनी देर में झपट्टा मार दिया भाई, हद करता यार आदमी। एक बार भाई वो स्कोर कार्ड की तरफ चलेंगे, कोई मुकाबला था नहीं इस मैच में, बेसिकली कोई भी मुकाबला नहीं था, खत्म कर दी कहानी। और एक मैं शुभमन गिल के लिए एक बात बता दूं यहां पे, क्योंकि मुझे पता है मैसेजेस बहुत ज्यादा आएंगे शुभमन गिल के लिए इसी तरीके से। मेरी प्रिंस हो हैं, क्या किया ये? ऐसे बनोगे प्रिंस? 2 दिन से चीखें मार रहे हैं लोग, किंग की और प्रिंस की लड़ाई है, किंग की और प्रिंस की लड़ाई है। अरे किंग को तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो किंग है, मेरी प्रिंस हो, लेकिन हमको एज प्रिंस होने के नाते बताने की जरूरत है भाई, हम प्रिंस होते हैं। ऐसा ऐसा नहीं सकता पासी या जब भी बड़ा मैच आता है, इतना बड़ा हाथ मार के चला जाता है, अगर इतना बड़ा गोबर करके चला जाएगा तो प्रिंस कैसे बन पाएगा तुम? ऐसा नहीं चलेगा। अब भाई लोगों लगातार यही मैसेज आ रहे हैं कि भाई शुभमन गिल बड़े मैच में कब चलेगा, शुभमन गिल बड़े मैच में कब चलेगा। अरे किसने कहा तुमको कि ये बड़ा मैच था? अगला होगा बड़ा मैच, थोड़ा शांति रखा करो, भरोसा रखा करो। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता लगी, आज निबियों की पावर कहां चली गई? गाना तो हम गा देते हैं कई बारी, वो वाला कि सो मच करे सानू फोन नहीं, हुण का तो आंदा ना सुकून नहीं, किथे गए तेरे निबा निबी नहीं, लिश के किथे गए निबा निबी आज?
ऐसे आउट हो गए। जो जोस बटलर ने पारी खेली यार वही खेल देता मेरे भाई। कम से कम ये कहने के वाला तो हो जाता मैं कि शुभमन गिल ने ट्राई किया। इतना गंदा गंदा बोल्ड होकर जा रहे भाई यार। तो भाई शुभमन गिल का अच्छा नहीं लगा, मतलब करना चाहिए था भाई लोगों को, आज बड़ा रन करना चाहिए था। और एक एलओएल चैप्टर है भाई लोगों, जरा ध्यान से सुनना, आरसीबी वालों तुमने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, गलत बात है ये, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुम्हारा फिलिप सॉल्ट इंजर्ड है, कुछ तो घबराओ यार। वेंकी से कुटवा रहे हो, वो टुल्लागिरी कर रहा है, रुकने का नाम नहीं लेता। और ये इतना बड़ा स्कोर करने का नुकसान पता क्या हुआ है? अबे ये तो खुद ही बल्ले बल्ले मार के चले गए विकेटों में। साई सुदर्शन मेरा कंसिस्टेंट भाई, चौका मार दिया, बॉल चौके के लिए चली भी गई, विराट कोहली बॉल उठाने भी गया हुआ है। वहां पे जो फैंस थे गुजरात के, उन्होंने सेलिब्रेट भी कर लिया कि चौका चला गया। जैसे ही ताली बजाई, देखा कि भाई का बल्ला ही विकेटों में जाके गिर गया। और इसको मालूम है कि मैंने शॉट मारा, बॉल चौके के लिए जा रही है ना, मैं रन भाग लूं, पहले रन भाग ले। ये भी पता है बल्ला उछला है, छूट गया बल्ला, बल्ला हवा में गया। और ये भी पता होना चाहिए कि ऊपर नहीं गया, पीछे की तरफ जा रहा है। भाई कह रहा है तू रन भाग पहले, और शुभमन गिल भाग भी लिया, वो बल्ला जाके विकेटों में गिर गया। ये देखो भाई, ये तो खुद ही मार मोड़ के चले गए बल्ले बल्ले विकेटों में। तुम कह रहे थे हम विकेट लेंगे। और एक और भाई लोग मिस्ट्री है इस एलओएल चैप्टर के द्वारा, कोई बता सकता है क्या? ये जब 4 ओवर में 121 रन रह गए थे जीतने के लिए, हाँ जीतने के लिए गुजरात के, ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में क्या स्ट्रेटेजी बनाई होगी भाई लोगों को, कोई बता सकता है क्या? देखो तेवतिया जी तो भाई आखिरी तक लड़के गए हैं। तेवतिया जी ने 2 लोगों को मौका दिया, एबी क्रिक इन्फो गोलमटोल यूट्यूबर, थंबनेल बना ले, इंट्रो बना ले बढ़िया साहब, ठीक है भाई। दूसरा उधर जो खाना बना रहे हैं, डिनर जो रेडी हो रहा है भाई, उन्होंने तो अभी तक तड़के के लिए प्याज व्याज ही काटे थे भाई। ये तो 5 आउट हो गए, तेवतिया जी पावर प्ले में आगे खेलने, सोचो ऐसा कहर मचाया, नोच के खाली चीखें निकलवा दी। तुम ये मत देखो थंबनेल में सिर्फ चीखें निकली हुई है भाई, ओवरऑल पूरे मैच में चीखें निकली हैं। मुझे डर ये है, ये लोग इतना वन साइडेड जीत रहे हैं, इतना वन साइडेड जीत रहे हैं कि मुझे डर हो रहा है। लेकिन तुमने भूल जाना है आरसीबी वालों, ठीक है, बिल्कुल भूल जाना है। एक मिनट, एक और गड़बड़ हुई है इस मैच में। हेलो, हाँ जी, यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, टेस्ट का नंबर 1। ऐसा लोग बोलते हैं, चढ़ा के रखते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ जी, भाईजान बीसी बोल रहे हो? हाँ जी भाई, पूछना ये था, ये इसमें जो प्ले ऑफ होता है, प्ले ऑफ क्वालीफायर 1 हो गया यार, एलिमिनेटर हो गया, क्वालीफायर 2 हो गया, हाँ, इसमें नेट रन रेट मैटर करता है क्या? अच्छा, नेट रन रेट का कोई मैटर नहीं, फिर काहे को इतना बढ़िया स्कोर 92 से जीतने की क्या जरूरत थी? तुम 92 से जीते हो, तो तेवतिया इस चक्कर में रन का मार्जिन कम करता रह गया, उसको ये लग रहा था कि क्वालीफायर 2 ना खेलने दें नेट रन रेट के चलते। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। भाई लोग एक नया रूल आना चाहिए। हाँ करो, हम भी कोई खुद सजेशन दें क्या? सारी की सारी सजेशन देनी हमारे उस्ताद लोगों का ही काम है। अगर कोई प्लेऑफ में, ध्यान रखना, प्लेऑफ में इतने बड़े मार्जिन से जीतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा टोटल बना है, ये वो स्टैट्स जब दिखाऊंगा सारी चर्चा कर लेंगे क्या क्या हुआ है आज, ठीक है। अगर कोई प्लेऑफ में कितने से जीती है आरसीबी? 92। हाँ, अगर कोई प्लेऑफ में 90 रनों से ज्यादा से मार्जिन से जीतता है, 90 रनों से ज्यादा मार्जिन से जीतता है, उसी टाइम पे एलिमिनेटर क्वालीफायर 2 वहीं पे कैंसिल करके, अबेंडेड करके, उस 90+ रनों से जीतने वाली टीम को भाई लोगों ट्रॉफी दी जाएगी। और अगले साल के लिए उसको 4 पॉइंट पहले से दिए जाएंगे। 2 मैच कराने करा लो, नहीं कराने ना करो, लेकिन 4 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आरसीबी जीत गया, ये कहा गया कि पंजाब से जीते हैं। भाई पंजाब भी तो अच्छा खेल के गई थी ना, मतलब इन्होंने मानना नहीं। फिर ये सीजन चालू हो गया, भैया कोई भी जीत जाए, आरसीबी नहीं जीतनी चाहिए। ये मैसेजेस भी आए हैं, कुछ मैचेस जीत गए, तुक्का है, ये है, फलाना है, वो। अब कह रहे हैं कि फाइनल हारेंगे। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि तुम लगातार ये चीज करते रहो, कुछ नहीं भाई लोगों, अपने ही लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको सबको रो लो, और जितना हो सकता है उतना रो लो। 31 तारीख तक शाम को 7:30 बजे तक आरसीबी समाज के सारे लोग मौज काटेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में इस टाइम पे अगर कोई मेंटलिटी, अगर कोई मेंटल कंडीशन अगर किसी की अच्छी है, वो सिर्फ आरसीबी फैंस की है। बाकी किसी को ये चिंता है पेट्रोल बढ़ गया, किसी को, इनको नहीं चिंता। आरसीबी समाज के लोगों को 500 रुपए लीटर दे दो, ये खुश हैं। 7:30 बजे तक 31 दिसंबर को, 31 मई तक। आई होप कि उसके बाद भी रहे, लेकिन फिर मैच चालू होगा, फिर बात की बाद में देखेंगे। तो सबसे रिलैक्स लोग यही भाई लोग, रिलैक्स लोग यही अभी। ये तो आगे से ये भी कह रहे हैं यार, जिंदगी टेंशन लेने को नहीं बनी, हम तो भाई सो जाते हैं, कोई टेंशन वेंशन भी होती है। तो ये वो वाले लोग हैं, स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं भाई लोग। एक बार खींच के रखो, मेरा ढील बिल्कुल देनी नहीं है, तुम रो लो। मीठी पारी आज से दी नहीं जाएगी भाई लोग, मीठी पारी क्योंकि अब कैंसिल हो चुकी है। आज पॉइंट टेबल पे एक बार नजर मार लेते हैं। वैसे तो नजर मारने का कोई फायदा नहीं है, बट मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, कोई टीम ऊपर नीचे ना होगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, रोने वाले अभी भी रोएंगे कमेंट बॉक्स में आके। मैं सिर्फ आप लोगों को पॉइंट टेबल दिखा रहा हूं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, क्या पता कोई ऊपर नीचे हो ही गया हो भाई लोगों, बस। और कोई मेरा वो नहीं है कि आरसीबी ने नंबर 1 फिनिश किया था, वो फाइनल में जा चुके हैं भाई लोगों। जीटी 2, एसआरएच 3, आरआर 4, पंजाब, डीसी, केकेआर, एमआई, एलएसडी और सीएसके भी भाई लोगों वहीं पे अभी भी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, मजेदार मैच हुआ, क्या कुटाई करिए भाई लोगों। आखिरी के 6 ओवर में कमाल कर दिया, अपने आखिरी 6 ओवर आरसीबी के, और बॉलिंग के 6 ओवर खत्म कहानी भाई। यहाँ पावर प्ले में 5 विकेट भाई लोग। वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छा कर रहा है भाई, तो चिंता मत करो, फिलिप सॉल्ट के आने ना आने से आ जाए बहुत अच्छा बात है, लेकिन वेंकी को बाहर नहीं रख सकते, ये कंफर्म है, ठीक है। 7 में 19 और इंपैक्ट प्लेयर लिया गया था रोमारियो, ठीक है, जो कि मेरे को लग रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोहली 25 में 43, हालांकि अहमदाबाद में कंडीशन अलग होगी, तो क्या पता एक चेंज करना भी पड़ जाए। 25 में 43 है विराट कोहली का, स्ट्राइक रेट 172 का। और पावर प्ले में अच्छी चीज क्या है कि जब खत्म हुआ 18 में 34 थे, तो ठीक है, उसका बढ़िया पावर प्ले। और मेरे को ऐसा लगता है भाई लोगों, पता नहीं कितने लोग सहमति रखेंगे इससे। देखो, जो आदमी समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है ना, वो सुखी रहता है। चाहे घर में कोई ऐसा इंसान हो, चाहे वैसे समाज में कोई हो, या आजकल जो जैसे क्रिकेट चल रहा है, विराट कोहली को बहुत अच्छे से पता है कि कंपटीशन आजकल नए नए बच्चे क्या कर रहे हैं, तो भाई वो उसका भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, मतलब अच्छा रहता है। चेंज किया उसने अपने आप को। देबू 19 में 30, 33 में 93 है, तो क्या ही बात करें यार, रजत पाटीदार की तो क्या ही बात करें, कमाल ही कर दिया भाई रजत पाटीदार ने। जो लोग कह रहे हैं सिर्फ स्पिन को अच्छा खेलता है रजत पाटीदार, ये देख लो भाई लोग, ये क्रैक्स की ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लेना। इस तरीके से भाई लोग डिटेल में सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पिन की तो सिर्फ 5 ही बॉलें खेली हैं, उसमें 15 रन भी हैं, 300 का स्ट्राइक रेट है। फास्ट बॉलिंग देख लो, 28 में 78, तो भाई वो है ही नहीं है सिस्टम ऐसा कुछ कि स्पिन पे ज्यादा हावी है या नहीं है यार। मुझे तो ऐसा लगता है कुणाल पांड्या की 28 में 43 बहुत इंपॉर्टेंट पारी है, बहुत इंपॉर्टेंट पारी है भाई। पता क्यों? वो वहां बहुत जरूरी था बिना विकेट के खेलना, उस 5-6 ओवर के अंतराल का जो टाइम था ना, उसमें वो खेलना जरूरी था। और स्ट्राइक रेट भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरा था, ठीक ठाक था, ओके था। हाँ, डॉट बॉले थोड़ी सी वहां लगातार 3-3, 4-4 हो गई थी एक आध बार, बस वो था दिक्कत। टिम डेविड 5 में 4,
5 बहुत अच्छा हुआ, फेल हुआ, कोई तो फेल हुआ, बहुत अच्छा है। उस्ताद जी को नमन नहीं किया, कुणाल पांड्या जी को भाई नमन करेंगे सारे भाई लोग यहाँ। जय हो मेरे बड़े उस्ताद जी, मेरे 33 नंबर जर्सी 104 महाराज पांड्या उत्तर होनियों के बड़े भाई को झुक के नमन करते हैं भाई। पिछले आईपीएल के फाइनल से लेके इस बार के फाइनल तक पहुंचाने की एक अलग से भाई लोगों को कला रही है यहाँ पे। कुणाल पांड्या यूं करके भाई लोगों को बाउंसर छाती पे सीधा मार, क्या है रबाडा, क्या है रबाडा है? हद मचा रखी जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, रबाडा ये, रबाडा वो, फलाना ये है। अरे रबाडा का तो सबको पता, भाग के आएगा, तेज डालेगा। ये देखो आरसीबी ने क्या खड़ा रखा, खड़े खड़े डालेगा और आएगी स्पीड ऑलमोस्ट रबाडा की स्पीड से। खुद बताओ भाई लोग किसको खेलना मुश्किल है? अरे रबाडा का तो पता है कि तेजी आएगी। टीम डेविड अच्छा हुआ, फेल हो गया। सबसे बड़ा पॉजिटिव जितेश की 5 में 15 है। जितेश खींच कर मीटर भाई, और फर्ज बनता है खींच कर रहना, क्योंकि आरसीबी भरोसा कर रखी है भाई लोग। एक्स्ट्रा 7 रहे भाई लोग। मोहम्मद सिराज की बहुत कुटाई हुई आज, बहुत खराब फील्डिंग, बहुत खराब ओवरऑल जीटी की बात कर रहा हूं। आज सिराज का भी बहुत खराब रहा है और मुझे लग रहा है गिल को अपने प्लान से हटना नहीं चाहिए। 3-3 ओवर दोनों से डलवा सिराज और रबाडा से 46 रन दिए 3 ओवर में सिराज ने। रबाडा 4 में 54 2 विकेट। जेसन होल्डर 4 ओवर 39 रन 2 विकेट। इसका बहुत ये निकलता है। बस विराट कोहली से एक ही कंप्लेंट है इस मैच में, भाई ये वाला रिप्लाई देना था यार भैया, हद हद कर दिया भैया। ये तो बनता था ना एक बार, मतलब वो बेचारा राशि के कान में चला दिया इतनी जोर से। राशिद ने ना वहां करा जानबूझ के बाद में कर रहा था, रन पे जाते हुए ऐसा कर रहा था, यूं कर रहा था, ठीक है। 4 ओवर 39 रन 2 विकेट। राशिद खान 3 में 29 विकेट नहीं लिया, ओवर भी पूरे नहीं करा पाया। चलो मैं यहाँ गिल को क्या बोलूं, तुमने ओवर नहीं पूरे मतलब करे, मतलब मैं क्या बोलूं भाई, हमारा तो खुद कप्तान एक भी ओवर नहीं डलवाया स्पिनर से उस दिन। दुख तो है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, बट कोई बात नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा जी 4 में 53 1 विकेट। कृष्णा जी को आप कुछ नहीं कह सकते। कृष्णा के ओवर में 2 कैचेस छोड़ी है रजत की, एक 14 रनों पे छोड़ी है कुलवंत ने कैच, फिर वो 2 रन आए, फिर चौका आया, फिर रबाडा ने कैच छोड़ दी उसी ओवर में। तो भाई कृष्णा जी का तो स्टैट आपको थोड़ा सा यहाँ इग्नोर करना पड़ेगा आज के बॉलिंग फिगर। कुलवंत 2 ओवर में 31, पहला ओवर बहुत अच्छा था, मतलब एक ओवर बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस तरीके से पहले ओवर में सिर्फ 3 रन भाई लोग, दूसरे ओवर में देखो 9 बॉलें डाली है वहाँ पे, 9 बॉलें भी डाली है, 2 नो बॉल भी आई है, समझ रहे हैं? 9 बॉल्स का ओवर था, 2 नो बॉल भी आई है वहाँ पे, 2 आई थी, 2 आई है, एक पे चौका लगा। ये लो कैमरा बंद करो मेरा, पूरा दिखाएंगे भाई, हमारे पास सिस्टम है पूरा। ये देखो एक पे चौका आया, एक पे वो देखो 4 के बाद जो NB 1 लिखा हुआ है, तो ये ओवर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, और पार्टनरशिप देखो आप कितनी बेहतरीन हुई है ये रजत और कुणाल पांड्या। 47 में 95 और आखिरी की 12 में 40, आखिरी में तो कमाल ही हो गया। फिर आई गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी। यहाँ पे तो बात सुनो मेरी, मेरा तो मन भी नहीं खतरा कर रहा हूँ, मेरा तो मन भी नहीं करता गुजरात को क्रिटिसाइज करने का। पता क्यों यार, ये ऐसे खेलते हैं, इनकी वही ताकत है, वही कमजोरी है। सबको पता है कि इनके ऊपर से 2 गिराओ, बाहर बैठे बैठे आखिरी के 4 पंजाब गिर जाते हैं। अच्छा ये बात से गुजरात वाले नाराज हो जाते हैं, जबकि फैक्ट यही है। मेरा बात कहने का मतलब ये नहीं होता कौन नाराज हो रहा है कौन खुश हो रहा है, नहीं, जिसके अंदर अकल होगी भाई वो मान लेगा, और जिसको ये है कि नहीं ऐसा, तो फिर वही बात होगी यार। अब जो टीम जिस नंबर पे आई है रही है, मतलब उसको वही पे बोलूंगा। अब वो कहेगा नहीं ये मत बोल, ऐसे कैसे चलेगा भाई? भाई पूरी की पूरी 9 टीमों को पता है गुजरात को कैसे हराना है। 2 आउट करो वो गिर जाएंगे, वो अलग बात है, 2 ही नहीं आउट होके देते। और मैं इसलिए कह रहा था गुजरात का 1-2 फिनिश करना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये गिरेंगे तो मेन टाइम पे आज गिर गए, अगले मैच में भाई अफोर्ड नहीं कर सकते गुजरात वालों, ध्यान रखना मेरी बात ये। साई 9 में 14 रन बनाए, हिट विकेट आउट हुआ भाई लोगों, ठीक है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, मतलब ये तरीके से आउट होते बहुत कम है लोग, बट चलो कोई नहीं। शुभमन गिल 7 में 2, चारों खाने चित भूवी के सामने। भूवी इस एज में सेलेक्टर्स का सिर दर्द कर रखा है इस आदमी ने, पता है आप लोगों को? सेलेक्टर्स ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये उनके दिमाग में चलता होगा, भूवी के ऊपर सवाल आ गया तो क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा, क्या कह के इग्नोर करूंगा? परफॉर्मेंस सवाल ही नहीं पैदा होता। और पर्पल कैप होल्डर फिर बन गया है। मिड इनिंग में वो रबाडा को दी थी टोपी, भूवी कहता हेलो एक्सक्यूज टुडे, इधर ले बेटा, ले गया, अभी लेके गया जस्ट थोड़ी देर पहले। तो भाई कोई जवाब नहीं था। जॉस बटलर 11 में 29, यही स्टार्ट चाहिए था मुझे शुभमन गिल से, तो ये स्टार्ट दे यार, कोई दिक्कत नहीं है। पर 255 के चेज में 7 में 2 का कोई सेंस नहीं है यार। संधू भाई साहब निशांत चांस गवा रहा है भाई, मत गवा यार। 3 में 5, सुंदर 8 में 8, यहाँ तक तो कहानी खत्म हो रही है। फिर तो कुछ नहीं था, फिर तो ये था अपना कुछ कर लो, ठीक है। होल्डर 3 में 0, काम तो सेलिब्रेशन है, बहुत सेलिब्रेशन आती है विराट कोहली आउट करके। होल्डर लोगों ने घरों में बल्ले पे होल्डर निकाल लिए कि हमें नहीं रखने। राहुल तेवतिया जी के लिए तालियां, तेवतिया जी के लिए तालियां होनी चाहिए। आखिरी बॉल तक लड़ाई लड़ी उन्होंने, और हिंदी कमेंटेटर्स ने तभी माना था कि आरसीबी जीत रही है जब तेवतिया जी का विकेट गिरा। आप ये देखिए, अभी भी 3 बॉलें बची हुई थी, कुछ महानुभावों को भी लगता है कि 90-92 रन बनाए जा सकते थे, हद नहीं होगी इनके वाली। राशिद 9 में 8 और तेवतिया ने 68 किया 43 में। मौका ही नहीं मिलता भाई को खेलने के लिए। एक बार तो भाई 1 बॉल रह गई थी, तब लाए थे, नहीं 1 बॉल नहीं, 7 में 44 पता नहीं 42 चाहिए था, तब लाए थे। राशिद 9 में 8, रबाडा 5 में 9, 13 में 5 सिराज, और सिराज भी अगर ओहो सिराज यार भाई गिल भाई तो खेल ही लिया, अगर तेरे आउट होते मेरे को पैड पहनने पड़ते हैं। 7 में 6 कृष्णा जी। तो भाई आरसीबी बॉलर अच्छे हैं, बढ़िया लोग हैं ये। देखो आरसीबी ने जीटी के सारे बल्लेबाजों के पैड निकलवा दिए, क्योंकि इतने कंसिस्टेंट है ये, ऊपर से 3 है, ये किट बैग नहीं खोलने देते किसी को। तो आज आरसीबी वाले कह रहे हैं अपनी संदूक अलमारी जिसने खोलनी खोल लो, क्योंकि आज हम खोल के जाएंगे तुमको, और बहुत गंदा खोल के गए भाई लोग, बहुत गंदा। डफी होनी 4 में 39 3 विकेट। जेकब डफी और हेजलवुड के साथ में खिलाने की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और वो फाइनल हमारी ऐसे मैच में पूरी भी हो गई है। इससे पहले भी शायद हुआ था या नहीं हुआ था। भूवी 4 में 28 2 विकेट, बहुत ही बेहतरीन है, और 2-3 चौके निकल गए थे, नहीं तो ये भी ना होता एज वेज के। हेजलवुड 4 में 39 1, राशिद 3 ओवर 1 मेडन 2 विकेट 24 रन। आई थिंक डबल विकेट मेडन था अगर मैं सही नहीं हो तो, और विराट कोहली ने ओवर खत्म होने के बाद भी गले लगाया जाके, बिल्कुल एकदम जैसे छोटा बच्चा टाइप होता है। मैं हूं रजत पाटीदार। नहीं बहुत बढ़िया मेहुल भाई। आज मैं एक्चुअली वैसे ही अनाउंस किया ना रजत ने, वैसे ही अनाउंस किया। देखिए मेहुल भाई, रजत के पारी के बारे में बात करेंगे, पर हम लोग पूरे आईपीएल में जीटी का जो लिमिटेशंस है ना उसके बारे में बात किया। आज पूरा जीटी का जो लिमिटेशंस है ना
एक न्यूट्रल ग्राउंड में आके एक्सपोज कर लिया आरसीबी ने। वो महत्वपूर्ण टॉस था जो शुभमन गिल ने जीता था, उसके बाद उसने बॉलिंग भी चुन लिया, पर मुझे समझ नहीं आया कि कुलवंत केजरीवाल को क्यों खेला था आज। आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी को खेलना है आईपीएल में, सबसे पहले गेम देने के लिए वो उसके पास मिस्ट्री रहना चाहिए। ये मिस्ट्री स्पिनर तो नहीं था या मिस्ट्री बॉलर नहीं था, कुछ ऑलरेडी खेल चुका है कुलवंत केजरीवाल, फिर भी उसको दिया और 15 वाले ओवर में 28 रन गया शायद, नो बॉल के साथ साथ वो गेम को एकदम पलट दिया। सी जीटी एक्चुअली 200 से 220 तक चेस कर सकते थे, 250 इज जस्ट टू स्टीप। उनका सबसे सक्सेसफुल चेस रहा 204, जिसको नो लॉस पे चेस किया दिल्ली में साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने, पर आरसीबी वे जस्ट टू गुड ऑन द डे। और रजत पाटीदार, उनका जो 90 रन का पारी है वो छोड़ दीजिए, पर उनका जो शॉट है, शॉट ऑफ द डे, बैक फुट में कगिसो रबाडा को जो छक्का मारा था, शायद ये कंटेंडर है शॉट ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। कैसे खेला था यार। सी ये जो पारी खेला था ना रजत पाटीदार, इसके पहले श्रेयस अय्यर उससे थोड़ा सा आगे था, पर आज का जो पारी के बाद ना रजत पाटीदार इज राइट अप देयर। हम सबको ये पता है कि रजत पाटीदार किस अंदाज से स्पिनर को खेलता है, पर आज फास्ट बॉलर के खिलाफ भी अच्छा खेला था। सरप्राइजिंग था कि जीटी के बॉलर्स किसी ने उनको बाउंसर डाल के टेस्ट नहीं किया, पर फिर भी क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। रशीद खान को भी 2 छक्का मारा था। रशीद खान को मैं ऐसा बहुत कम बैट्समैन को देखा है जो बैक ऑफ लेंथ बॉल को फ्रंट फुट में पैर लगाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का मारते। आरसीबी को 18 साल लगे थे अपनी पहली ट्रॉफी उठाने में। क्या 19वें साल दूसरी ट्रॉफी आने वाली है? आरसीबी को 18 साल लगे थे अपनी पहली ट्रॉफी उठाने में। क्या 19वें साल दूसरी ट्रॉफी आने वाली है? वेल, आरसीबी जो है वो फिलहाल फाइनल में पहुंच गई है और आरसीबी की फैंस एक्साइटेड है क्योंकि प्रेशर में इन्होंने अपने आप को हैंडल किया और गुजरात में वो किया जो लोग बाथरूम में करते हैं। कर दिया मैदान पर, आज किया है, एक्चुअली कर दिया। एक समय में मैच बराबर का लग रहा था, गुजरात टाइटंस की बॉलिंग अच्छी लग रही थी, 13 ओवर तक मैच कंट्रोल में था। उसके बाद ऐसा लगा कि लड्डू पकड़ने जा रहे हैं, बॉल यहाँ गिरा दे, आगे नीचे गिरा दे, फील्डर जो है वो बॉल छोड़ रहे थे और नतीजा ये हुआ कि पाटीदार ने मार के धुआं कर दिया, 254 खड़ा कर दिया। और जहां 254 बना था वहीं सबको पता था कि अब गुजरात टाइटंस से ना हो पाएगा क्योंकि जिस टीम की बैटिंग लाइनअप में 4 नंबर पर निशांत संधू, 5 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, 6 नंबर पर आपके जेसन होल्डर, 7 नंबर पर राहुल तेवतिया, 8 नंबर पर राशिद खान बैटिंग करने आते हो, उस टीम की औकात 200 के पार चेस करने की नहीं है। 200 तक शुभमन गिल, साई सुदर्शन और बटलर कर लेते, लेकिन आज किस्मत जो है वो लगा कर आई थी और यही वजह है कि साई सुदर्शन मारे चौवा बल्ला घूम के गया, स्टंप पे लग गया। शुभमन गिल प्रेशर में चले गए और भुवनेश्वर कुमार ने जॉस सेलूट को बताया कि भैया उम्र बढ़ने के साथ सबकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होती है, कुछ निखर जाते हैं और आज निखरी आरसीबी जबरदस्त तरीके से निकली। आईपीएल की हिस्ट्री के इतिहास में प्लेऑफ में सबसे बड़ा स्कोर जो है वो आज आरसीबी ने बनाया है 245 रनों का और इसमें सबसे बड़ी बल्लेबाजी थी कैप्टन पाटीदार की। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी, उफ 93 रन 33 गेंदों पर, मतलब पाटीदार का शतक नहीं लगा, ये थोड़ा सा खल रहा था, लेकिन जो बल्लेबाजी उन्होंने की है उसे बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। क्या पाटीदार की भी कहानी भाई, रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर आना, 18 साल से ट्रॉफी की भूखी टीम को ट्रॉफी जिताना और उसके बाद आज प्लेऑफ में आईपीएल की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के सामने धुआं कर देना, मतलब कमाल की बल्लेबाजी। जितने शब्द आपके पास हैं उतने कम। वैसे ही जैसे भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, जैसे आप आरसीबी के जोश को देखकर कहते हैं कि शब्द कम पड़ गए। विराट कोहली और पाटीदार की टीम ने शुरू से कहा था कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और वो एग्रेशन दिखाई पड़, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो विराट 25 पे 43, कुरनाल पांड्या व्हाट आर टैलेंट मैन, ही इज सो ब्लडी अंडररेटेड, 28 गेंद 43 रन, देवदत्त पडिक्कल 19 गेंद 30 रन, मतलब सारे खिलाड़ियों ने। वेंकटेश अय्यर यार पहला ओवर में 19 रन मार दिए, 7 ऑल आउट हो गए। इवन आज तो जितेश भी चल गया 5-15, नतीजा ये रहा कि 250 प्लस का स्कोर चला गया और ये स्कोर बनते ही क्लियर था कि मैच खत्म है। बस देखना ये था कि गुजरात कितना काउंटर करती है। शुभमन गिल 7 गेंदों पर 2 रन बना करते। शुभमन गिल के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि शुभमन गिल कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन असली लड़ाई जो होती है वो टफ सिचुएशन में आती है। टफ सिचुएशन में विराट कोहली शुभमन गिल में जो सबसे बड़ा अंतर मुझे लगता है, विराट प्रेशर देखकर निखर जाते हैं और शुभमन प्रेशर में बहुत बार बिखरते नजर आए बड़े मौकों पर। WTC में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, पिछली सीरीज में जब वो T20 से बाहर हुए थे और जब आप 250 प्लस चेस कर रहे हो, उस दिन आप 7 गेंदों पर अगर 2 रन बनाकर आउट होते हैं तो फिर सवाल उठता है कि क्या आप वाकई में इंटेंट के साथ आए थे? मुझे नहीं लगा। भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया, 7 गेंदों पर 2 रन, 7 गेंदों पर 2 रन, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। वो भी तब जब पहली बॉल पे 2 रन ली थी, अगली सारी बॉल डॉट और फिर भुवनेश्वर कुमार ने उनके डंडे उखाड़े, तो वहीं से लगा था गुजरात टाइटंस जो है वो उखड़ गई। गुजरात टाइटंस मैं बहुत ही हाईली रेट कर रहा था इस टीम को क्योंकि टीम की तरह खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस को लेकर हम सबको ये पता था कि यार 250 के ऊपर इनकी औकात नहीं है और
हैसियत नहीं है किसी में, 250 के ऊपर नहीं बना सकते। मतलब एसआरएच होती मार सकती थी, एक बार को आरआर भी मार सकती थी कि वैभव चल गया तो भाई बन जाएगा, जायसवाल चल गया, नीचे जुरेल है, फरेरा है, इनके पास वो खिलाड़ी ही नहीं है जो मार सकते। मतलब अगर आपकी टीम का 4 नंबर का प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर है, निशांत सिद्धू है, तो फिर आप सोच नहीं सकते जेसन होल्डर आपके टॉप 5 में अगर बैटिंग करने आ रहे हैं तो आप वेल डिजर्विंग टीम नहीं है जो 250 प्लस जाएंगे। आपकी कहानी बस इतनी सी है कि अगर आपके टॉप 3 चले तो आप चल जाएंगे, नहीं चले तो आप खत्म हो जाएंगे। और आज किस्मत झंडी थी क्योंकि साई सुदर्शन ने चौका मारा, चौका गया, बैट घूमा, जाके स्टंप पे लग गया, वो आउट हो गए। क्या हेड विकेट था वो, मतलब वो अजीबोगरीब था। जॉस बटलर और शुभमन गिल को भुवनेश्वर कुमार ने अकेले खत्म कर दिया। और भुवनेश्वर को आप देखो भी, जिस फ्लैट पिच पर लोग संघर्ष कर रहे थे वहां भुवनेश्वर कुमार जो है वो विकेट पर विकेट निकाले थे। शुभमन गिल का जो बोल्ड था वो अपने आप में कमाल था। एक करेक्शन करा चाहूंगा, हेजलवुड ने बोल्ड मारा था जॉस बटलर, शुभमन गिल ने बोल्ड मारा था, शुभमन गिल को बोल्ड मारा था भुवनेश्वर कुमार ने। अगेन ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, बट जो भी था बहुत कमाल था, अद्भुत था। सारे गेंदबाजों ने आज कमाल किया। अगर आप देखोगे रसिक डार सलाम जो है वो आते ही 2 विकेट निकाल लेते हैं, हेजलवुड को विकेट मिल जाता है, कुरनाल पांड्या बैट बॉल आप कुछ भी दे दो। बट ये टीम पाटीदार की वजह से आज मैच जीती। पाटीदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाटीदार जब बैटिंग करने आए थे उस वक्त ठीक ठाक कहानी चल रही थी। मतलब अगर आप देखोगे स्टार्ट तो शुरुआत बड़ी तेज हुई थी। वेंकटेश अय्यर ने 271 के स्ट्राइक रेट से मारना शुरू किया, उस टाइम 300 के प्लस मारे थे 6 ओवर में, 6 बॉल पर 19 रन मारे थे। विराट तेज खेल रहे थे, आपके पडिक्कल तेज खेल रहे थे, लेकिन एवरेज स्कोर जा रहा था, रना बॉल जा रहा था। उसके बाद जो पाटीदार ने खेला, 9 छक्के मारे उन्होंने, 5 चौके और 9 छक्के, आई थिंक वो मैच पलटने वाला मोमेंट था। क्योंकि क्वालिफायर 1 में अगर आप रबाडा जैसे बॉलर को फैटा मारते हो, रबाडा आज नींद नहीं आई उनको, क्योंकि रबाडा ने एक बेबी सेटर जो था वो छोड़ा था, आसान कैच ऐसे लॉलीपॉप आ रहा था प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर, और एक ही ओवर में 2 कैच छोड़ा। एक तो आज गुजरात टाइटन से मेरा ये भी समझ नहीं आया कि भाई साहब वो कौन सी टीम है या कौन सा थिंक टैंक है जो प्लेऑफ में एक्सपेरिमेंट करता है। कुलवंत को आज खिलाया गया, पहला ओवर ठीक किया, दूसरे ओवर में 27 रन उठो के गए, और वहीं से मैच जो था पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया, क्योंकि उस 27 के बाद वो रुके ही नहीं। पाटीदार ने सबको मारा, मतलब 4 में 53 कृष्णा पिटे, 4 में 54 जो है वो आपके रबाडा पिटे, सिराज जो थे वो 3 में 46 पिटे। और जब आपके प्रीमियम बॉलर्स 15 रन हर ओवर में दे रहे हो और आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हो तो फिर कहानी तो पलटती है। और पाटीदार तो नॉकआउट मैचेस के हमेशा स्पेशलिस्ट है। गाइस बाइक में फ्यूल भी भरवाना था, देखते हैं। इस पेट्रोल पंप पे तो सुपर वाला मिल नहीं रहा, देखते आगे कहीं मिल जाता है तो फिर ट्राई करेंगे अपन कि कहीं मिल जाए, दुआ करेंगे ऐसा। आगे मिल ही जाएगा, मेन मार्केट अभी आगे है पूरा, तो हम चलते हैं अभी गाइस। इस रोड पे गाइस कल ही एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था जिसको हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया था। अब हम बाड़मेर से ऐसे थोड़ा ही दूर है गाइस, ये सांचल फोर्ट रिजॉर्ट रास्ता जाता है। ये कोई कुशलवटी का जैन तीर्थ करके है, बाड़मेर का एक फेमस जैनों का अपन मंदिर ही कहेंगे क्योंकि अपने को इसका कुछ पता नहीं है। गाइस पेट्रोल पंप तो आ चुका है, अब हम करेंगे बाइक फुल। देखते हैं कि रोनिन की टंकी फुल कितने में होती है। भीड़ तो लग रही है या नहीं, अभी तो नहीं लग रही है। तो हम देखेंगे कि रोनिन की जो टंकी है वो फुल कैसे है और कितने में होगी। सुपर का हाँ फुल।
तो गाइस देख सकते हो रिफ्यूलिंग हो रही है हमारी। बस कॉर्नर तक ही रखना, ज्यादा फुल मत करना। हाँ केस दे रहा हूँ। गाइस 1100 का तेल आया हमारे बाइक में। लो भैया, ₹1100 का तेल आया, 115 रुपये लीटर के हिसाब से। फुल हो गई अपनी तो टंकी। वैसे 14 लीटर की टंकी है, पर इसमें पहले कुछ था, 2 लाइन थी पहले। अब हो चुके हमारी फुल टंकी गाइस, देख सकते हो आप लोग। टंकी फुल करवा दी, अब निकल पड़ते अपने मिशन पे गाइस। फिर कहीं ब्रेक भी लेंगे, चाय कॉफी वगैरह पियेंगे, देखते हैं कहाँ लेते हैं आगे। तो ये बेचारी गाय भी बछड़ा है, उसको कुछ खिलाए गाइस, देखते हैं कुछ बैग में हो तो। हेलो गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा आज की मैंने टीवीएस रोनिन की बाइक के अंदर क्या क्या एसेसरीज लगवाई थी, क्या क्या मुझे इसके अंदर ही इनबिल्ट में साथ में जब मैंने बाइक खरीदी तो उसके साथ में मिला था, और क्या मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे के लगाना पड़ा था गाइस। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं होता है गाइस। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि टीवीएस रोनिन के लिए क्या क्या एसेसरीज़ की नीड होती है हमें। अगर हम शुरू में बाइक ले रहे हैं तो हमें टॉप मॉडल, बेस मॉडल और एक मिड मॉडल भी आता है, तो इसमें से हमें कौन सा परचेज़ करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा सही रहता है गाइस। तो उसके लिए मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि इसमें बाइक लेने के बाद क्या क्या एसेसरीज लगती है। तो मेरे पास अभी टॉप मॉडल है रोनिन का, निम्बस ग्रे कलर में गाइस, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप मिड रेंज में लेना चाहते तो उसके भी अलग अलग कलर है। एक ऑरेंज कलर में आता है, ब्लैक एंड ऑरेंज, और सेकंड एक शायद ब्लू आता है। ब्लू तो इसमें टाइटेनियम ब्लू आता है, वो टॉप मॉडल में आता है। एक ब्लैक कलर सबसे बेस मॉडल होता है, ब्लैक कलर की बाइक मतलब बेस मॉडल गाइज। तो मेरे पास ये रोनिन का टॉप मॉडल है। इसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या इसमें एसेसरीज लगवाई गाइज। तो गाइज अगर हम बात करें मेन फ्रेम में, तो अगर आपको हैंडल बार पे देखेंगे तो ये एक ग्लास मीटर दिख रहा होगा। इसके ऊपर मैंने सबसे पहले ये ग्लास लगवाया, ये अब धीरे धीरे निकल रहा है, पर इसके ऊपर एक मैंने ग्लास लगवा रखा है। तो क्योंकि ये इसकी सेफ्टी रहती है, बारिश वगैरह में हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, बाकी स्क्रैचेज वगैरह ना आए इतने, तो इस वजह से ये गार्ड भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें हम ग्लास की, तो मैंने ये फोल्डेबल मिरर भी जो है वो चेंज करवाए। ये फोल्डेबल मिरर लिए, ये रात की टाइम में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक तो इस पर जो
रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत कम पड़ता है। और दूसरी बात, ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो इसके ऊपर पानी के छींटे नहीं रहते हैं गाइज। और ये फोइज्म कंपनी का कोई मैंने ये लगवाया है, मुझे शायद 2-3 हज़ार के आसपास में ये पड़ा था। ठीक है गाइज। इसके अलावा एक ये मेन वाइजर है। वैसे तो ये इनबिल्ट, जब आप टॉप मॉडल लोगे तो इसको उसके साथ में ही देते हैं वाइजर को, पर अगर आप बेस या मिड मॉडल लेते हो तो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। क्योंकि मेरा टॉप मॉडल था तो मुझे ये इसके साथ में मिला था। एक ये था और गाइज एक ये लेग फेड था, ये दोनों इसके साथ में मुझे मिले थे गाइज। ये हो गई गाइज वाइजर की बात। इसके अलावा अगर बात करें हम हेडलाइट कैंप की, तो ये हेडलाइट कैंप भी मैंने अलग से परचेज किया था। इसकी वजह से गाइज गाड़ी का अच्छा लुक आ जाता है, आप देख सकते हो गाइज। ये भी अच्छा लग रहा है गाइज। इसके अलावा अगर बात करें तो एक ये मोटोटॉर्क कंपनी के मैंने मंगवाए थे लेग गार्ड। ये भी काफ़ी मजबूत है गाइस, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम गिर भी जाए तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, तो ज़्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो नहीं होगा, आपकी बाइक घसीटेगी ज़्यादा नहीं। ठीक है। इसके अलावा बात करें इसको सेटअप करने के लिए, तो मैंने इसको सेटअप करने के लिए यहाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं। ये यहाँ से एक रोड निकल रही है, वैसे ये दूसरे साइड के उसमें कनेक्ट हो जा रही है गाइस। तो ये हो गया लेग गार्ड का। ये बहुत ही मजबूत लग रहा है मुझे गाइस। मैं 1-2 बार शायद इसकी टेस्टिंग भी करूँगा कभी। तो लेग गार्ड बहुत मजबूत है। अगर आप कहीं साइड में अगर कोई गाय वगैरह भी गिरा देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं गाइस, क्योंकि ये पूरा गिरने नहीं देती बाइक को, अपने भार के साथ एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा अगर बात करें तो गाइज एक ये भी हमने कैप मंगवाई है, और ये ऑयल फिल्टर बार की है गाइज। जब भी आप इसमें ऑयल कूलेंट दे रखा है अलग से, सब मॉडल में होता है वो गाइज। तो इसके लिए भी एक ऑयल कूलेंट होता है, उसका एक कैप आता है। ये भी मैंने मोटोटॉर्क कंपनी से बाई किया था गाइस। इसके अलावा अगर बात करें तीसरी की, तो गाइस ये जो है इसको फोक स्लाइडर बोलते हैं गाइस। एक यहाँ पे नीचे कैप भी लगती है गाइस, तो वो अभी थी नहीं तो मैंने लगवाई नहीं, उसका कोई यूज़ भी नहीं है गाइस। ये आपके जो सोकर प्रोटेक्टर है, ये आपके सोकर को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, मैंने टॉप नोच क्वालिटी का लिया है सोकर प्रोटेक्टर। तो ये आपके सोकर को जिसकी लाइफ अगर मान लो सोकर की 10 साल है, तो ये उसको 5-7 साल और बढ़ा देगा, क्योंकि ये उसको पूरा तरह से प्रोटेक्ट करता है। कोई अगर खड़ी बाइक में भी अगर आपके स्क्रैचेज वगैरह डालता है सोकर पे, तो वो भी दिक्कत देता है आपको बाद में। तो उसके लिए ये सोकर प्रोटेक्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस। गाइस ये तो सोकर प्रोटेक्टर दोनों साइड लगते हैं, तो आपको 2 मिलते हैं सोकर प्रोटेक्टर, और 2 ही लेग गार्ड दोनों साइड के लिए मिलते हैं। ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ऑयल कूलेंट की कैप जो होती है वो इस प्रकार से होती है। अगर कुछ सामने से तेज़ रफ्तार में आ रहा है तो वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगी गाइस। इसके अलावा गाइस ये लेग गार्ड है दूसरी साइड का, ये रोनिन का आपको मस्त लोगो मिल जाएगा गाइस। लेग गार्ड की क्वालिटी जो है वो गाइस बहुत ज़्यादा है, ये हिले डुले नहीं। इसकी वजह से इसके लिए ये एक एंगल दे रखा है, दोनों लेग गार्ड को कनेक्ट करता है गाइस। ये वापस से उस साइड से निकलता है गाइस। इसके अलावा अगर एसेसरीज की बात करें तो मैंने एक ये सैडल ट्रे भी लगवाई थी। बाकी सब तो एसेसरीज मैंने जो शोरूम से लगवाई थी, पर ये सैडल बैग और एक लेग गार्ड वगैरह, लेग गार्ड तो इसके साथ में मिला था गाइस। सैडल ट्रे थी और एक जो टेल बैक रेस्ट होता है, इसकी वहाँ उनको कंपनी वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे लगवाएं। तो उसके लिए फिर मुझे कंपनी में बताया गया कि आपको यहाँ चेचिस में होल करवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वहाँ कुछ नहीं, ये एक नॉर्मली प्लेट होती है जो कि आपके
सीट के अंदर की साइड से लॉक होके वापस बाहर निकलती, उसके ऊपर पूरा सेटअप होता है गाइज। तो उनको शायद पता नहीं होगा, इस वजह से जो उन्होंने ऐसा बोला होगा। और ये टेल बैग है गाइज, ये इसका ऐसा कुछ लुक है गाइज। टेल बैग भी दिखने में अच्छा है गाइज ये, क्योंकि टेल बैग के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आप लंबी दूरी के लिए जा रहे हो तो टेल बैग किट लगवाना ज़रूरी है। बाकी मैंने तो बैक रेस्ट के लिए मैन लगवाया था। और टेल बैग क्योंकि कभी कभार हम लॉन्ग राइड पे भी चले जाते हैं, और फिर अगर हमारे पास ज़्यादा सामान हो जाए तो वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से टेल बैग अगर आपको भी इन फ्यूचर लगवाओ तो वो भी एक अच्छी जगह है, क्योंकि वो प्रॉपर वे में बना हुआ है इसके लिए। बाकी ये TVS का ही मैंने लगवाया था, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है गाइज बैक रेस्ट। वो इस पे मुझे तो अभी तक जो पीछे बैठा है उसकी कोई शिकायत नहीं है गाइज। बाकी आप लोग देख सकते हो कि ये बैक रेस्ट है गाइज। इसके अलावा ये लेग गार्ड होता है गाइज, इसके लिए ये तो आपको वहीं पे मिल जाएगा जहाँ शोरूम से आप लोगे, तो वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। तो गाइज दूर से हमारी बाइक का ऐसा कुछ लुक आ रहा है।